चलिए बच्चों, आप लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट की कॉपी और वो भी 22 के प्रैक्टिकल सवाल करे थे। कोई दिक्कत उसमें किसी को? तो आज नई बात शुरू की जाए। चलिए, एक ऐसा इंडेक्स आज हम लोग पढ़ेंगे जिसकी जरूरत आगे दो में और पड़ेगी। वैसे तो सब में पड़ती है, बट दो में विशेष पड़ेगी। तो इसीलिए पहले हम लोग 29 कर लेंगे और वो भी ला के ये रख दीजिए, एक परमानेंट रहेगा, क्या दिक्कत है। मॉड्यूल 3। किताब सबने ले लिया था ना? आइए। ध्यान दीजिए, पढ़िए। तो नाम क्या लिखा है? नाम लिखा है प्रोविजंस, है ना, कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। यानी कि एक नहीं बल्कि तीन चीजों को कवर करता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रोविजन से। प्रोविजन जानते हैं क्या है? लिख लीजिए एक लाइन, लायबिलिटी विद अनसर्टेन अमाउंट। है लायबिलिटी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसकी खूबी क्या है कि ये अनसर्टेन अमाउंट है। इसका अमाउंट अभी सर्टेन नहीं है, बस इतनी सी बात है प्रोविजन की। और प्रोविजन में कोई बात नहीं है। बिल्कुल जैसी लायबिलिटी होती है, ये बिल्कुल वैसी लायबिलिटी है, बस इसका अमाउंट सर्टेन नहीं है। ठीक बात है। अब पढ़िए, कहता है, आइए बेटा, कि प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज। कौन ये कहता है ऐसा? एस 29 कहता है प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा बात करते हैं एस क्या कहता है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। याद रखना है, सीए इंटर के बच्चों को हमेशा याद रखना है कि एएस के चार ही एस्पेक्ट होते हैं। रिकॉग्निशन मतलब टाइमिंग, कब। मेजरमेंट मतलब कितना। प्रेजेंटेशन मतलब कैसे। डिस्क्लोजर मतलब क्या क्या। ठीक बात है ना? तो चलिए, रिकॉग्निशन की बात हम लोग कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज, जैसे याद है आपको, हम लोगों ने बात करी थी एस 22 में कि डीटीए शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज वर्चुअल और रीजनेबल सर्टेनिटी। याद आया? हर एस में है। एस 10 में भी पढ़ेंगे, एस 26 में भी पढ़ेंगे, सब में आएगा। ओनली व्हेन थ्री कंडीशंस, ठीक है, एंड नहीं आर, ठीक कर लीजिए, आर सेटिस्फाइड सिमुल्टेनियस। सिमुल्टेनियस मतलब एक साथ तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। पहली कंडीशन कि भाई देयर शुड बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या अभी बताता हूं, पहले वही देख लीजिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, इट्स एग्जिस्टेंस इज प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50% चांस। किसी टीम के जीतने के चांसेस या तो 50% ज्यादा होते हैं, 50 से कम। आप देखते होंगे मैच दिखाता है तो बताता है इंडिया के जीतने के चांसेस क्या है, न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस क्या है, दिखाता है ना, जो चेंज भी होता रहता है। तो अगर 50 से ज्यादा है तो प्रोबेबल बोलेंगे, 50 से कम है तो पॉसिबल बोलेंगे। हमें पॉसिबल नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50%। अच्छा, कौन से डेट को? ऑन बैलेंस शीट डेट। बाद में नहीं, बैलेंस शीट डेट को चाहिए। मतलब ये हुआ बेटा कि 0 से 50% पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, और 50 से ज्यादा जब हो, लेकिन 100 में तो खैर लायबिलिटी हो जाएगी,
50 से ज्यादा और 100 से कम कौन से ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। तो जिसके होने के चांसेस नहीं होने के चांसेस से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ड्यू टू पास्ट इवेंट, ये पहली शर्त है। मतलब बैलेंस शीट डेट या उसके पहले कोई ऐसी बात हो गई है, होनी नहीं है, कोई ऐसी बात हो गई है, ये हमें बात ध्यान देनी है, जिसके चलते ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। जैसे केस मुकदमा हो गया है, ये केस मुकदमा होगा क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, घटना पहले होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई घटना होगी जिसमें मुझे लॉस होने के चांसेज हैं तो उसका प्रोविजन नहीं बनता। प्रोविजन पर डाउटफुल पढ़ा आप लोगों ने। सेल हो गया है, आगे मैं सेल करूंगा और उसमें डूबेगा, उसका प्रोविजन नहीं बनता। प्रोविजन हमेशा पीछे सेल हो चुका है, आगे मैं माल बेचूंगा उसकी वारंटी देनी पड़ेगी, इसका प्रोविजन नहीं बनता। हाँ बेटा, आइए। प्रोविजन हमेशा बनता है जिसका काम हो गया है, उसी का प्रोविजन बनता है। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा जी। बेटा हम लोग AS29 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जल्दी से निकालिए। लाए हैं कि नहीं किताबों वाली? वो कॉन्सेप्ट ब्लैक है, एक रख लीजिए सामने, क्योंकि लिखना मना है क्लास में, स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि लिखने पे जाएंगे समझ नहीं आएगा। हमारा काम है चीजों को सिंपल बनाना बेटा, टफ नहीं। 29 लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में। वो कितना पेज पलट रहे बेटा, सबसे लास्ट में जाना। इधर देख, एकदम शुरू किया है कि प्रोविजन का मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी है जो अनसर्टेन अमाउंट है, और प्रोविजन को तभी रिकॉग्नाइज करना है जब उसमें तीन बातें हो। कौन सी तीन बातें बेटा जी? पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और ड्यू टू पास्ट इवेंट, और दूसरा प्रोबेबल हो दैट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल। ये लायबिलिटी होने की पहली शर्त है। देखो एसेट में क्या होता है, AS10 में हम लोग पढ़ेंगे भी, जहां इनफ्लो आने की उम्मीद है वो क्या है? एसेट है। आप जाएंगे पढ़ेंगे AS10 में या AS26 में कि जहां पे प्रोबेबल हो कि इनफ्लो आएगा वो एसेट हो गया, और जहां प्रोबेबल है कि जाएगा वो लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी नहीं तो बुक्स में दिखाने से फायदा क्या है? ठीक बात है कि नहीं? और तीसरी बात, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, मेजरमेंट है भाई, जो हम सर्टेन तो है नहीं और हम एस्टिमेट भी नहीं कर पाएंगे तो कौन से अमाउंट पे दिखाएं? तो एस्टिमेशन करना भी बेहद जरूरी। अगर आपको याद हो, पता नहीं ध्यान है कि नहीं, AS10 पढ़ाया तो मैंने नहीं है, लेकिन AS10 कहता है कि देखो भाई, फिक्स्ड एसेट भी वही लिखी जाएगी PP जिसका कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो सके, वरना एसेट भी नहीं लिखते तो लायबिलिटी कैसे लिख लेंगे? तो इसीलिए लायबिलिटी वो जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, जिसमें आउटफ्लो होने के चांसेज हो, और जिसमें रिलायबल एस्टिमेट कर सके। वैसे सेकेंड और थर्ड में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत फर्स्ट में है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं? जिन बच्चों ने पढ़ लिया वो बताएं एक लाइन में। जो प्रोबेबल हो, प्रोबेबल मतलब होने के चांसेज ना होने के चांसेस से ज्यादा हो, मोर देन 50%, 50% नहीं बालक, मोर देन 50%। तो कल कोई बोले कि बताओ प्रोविजन की कौन सी तीन बातें हैं, लिखना पड़े तो क्या क्या बोलोगे? तीन कौन कौन सी कंडीशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज प्रोबेबल, और रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। याद रखना, CA फाइनल तक काम आएगा। चलें आगे, आ जाओ। अब करते हैं बात इसके मेजरमेंट की। जानते हो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में प्रोविजन बनता है, और थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे पॉसिबल ऑब्लिगेशन में जानते हो क्या होता है? कंटिजेंट लायबिलिटी, वो बाद में पढ़ाएंगे, आ गया। अब अकाउंटिंग सुन लो। अकाउंटिंग तो सब जानती हैं, PL अकाउंट ईयर टू प्रोविजन, PL में डेबिट होता है जितना ही सेल्फ प्रोविजन बनाना है। अब बात करते हैं हम, यहां लिखो मेजरमेंट, यहां डाल दो हेडिंग, डाल दो हेडिंग बेटा, हेडिंग डालो मेजरमेंट।
ठीक है ना। बस बेटा इसको रट जाओ, सारे क्वेश्चन कवर्ड, एक भी छूट के नहीं जाएगा। बेस मजबूत नहीं होता ना, तभी हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। जैसे ध्यान में आएगा ना कि प्रोविजन की 3 शर्तें हैं, सारे केस को आप दूध की दूध और पानी के पानी कर दोगे, अपने आप हो जाएगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मोर देन 50% याद रहेगा, तभी प्रोविजन की बात होगी, वरना प्रोविजन की बात नहीं होगी। चलो मेजरमेंट कैसे करोगे, तो कहता है कि बेस्ड एस्टिमेट करो यार, जो एविडेंस आपके पास अवेलेबल है ऑन द बैलेंस शीट डेट आप एस्टिमेट करो। बाद में चेंज हो जाए एविडेंस, बाद में सर्कमस्टेंसेस बदल जाए तो प्रोविजन बदल भी सकता है, उसमें क्या है। लेकिन अभी बैलेंस शीट डेट को, जिस दिन मैं बात कर रहा हूं, 31/3/2025 को, तो उस समय उस केस मुकदमा जो भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, संबंधित जितने भी डाटा हैं, एज ए अकाउंटेंट यू शुड मेजर। जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट की मदद लो, वकीलों वगैरह की मदद लो, और पूछो कि क्या चांसेज हैं लॉसेज होने के, और जो चांसेज हैं वही आपको बनाना है बेस्ट एस्टिमेट। हम ये नहीं करेंगे मैक्सिमम एस्टिमेट, हम ये नहीं करेंगे मिनिमम एस्टिमेट, बेस्ट। और बेस्ट एस्टिमेट में कई बार प्रोबेबिलिटी भी काम आती है। प्रोबेबिलिटी कैसे काम आती है, मान लो ये हमारे ऊपर 5-7 केस चल रहे हैं जिनमें हमारे हारने के चांसेज हैं भी और नहीं भी हैं। मान लो 20% चांस है, ठीक है, कि हमारा नहीं लगेगा, और 30% चांस है कि 50,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी, और 50% चांस है कि 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कोर्ट है ना भाई, वो क्या फैसला देगा कुछ पता थोड़े ना है। तो देखो हारने के चांसेस कितने हैं, 80% है, इसलिए प्रोविजन बनेगा। जीतने के चांसेस या नहीं हारने के चांसेस 20% है ना, लेकिन बनेगा कितना, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, अगर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो एक वेटेड एवरेज निकल जाएगा। ये 0, ये बताना बेटा 15 और 50, तो हम कहेंगे कि हम एस्टिमेट कितना करेंगे, है ना, मोस्ट लाइकली जिसको बोलते हैं। मोस्ट लाइकली समझते हैं, मोस्ट लाइकली क्या होता है बेटा, जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो 65,000 का प्रोविजन बनेगा, ठीक रहेगा ना। तो इस तरह से हमें अपना बेस्ट एस्टिमेट करके देखना है, लेकिन डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। एक एक्सेप्शन है बताऊंगा, डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हम बैलेंस शीट यहां बना रहे हैं, ठीक है, 1 साल बाद होने के चांसेज हैं, 2 साल बाद होने के चांसेज हैं, 3 साल बाद होने के चांसेज हैं। यहाँ 50,000, यहाँ 25,000, यहाँ 25,000। तो आप एफएम पढ़े हैं थोड़ा बहुत, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हैं, कि फ्यूचर की चीजों की आज प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी कम होती है, पता है ना आपको, डिस्काउंटिंग होती है ना। एस कहता है नहीं करनी, आपको सीधा प्रोविजन कितना बनाना है, 1 लाख। कैसे पता लगाया मैंने, जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के 1 लाख। ठीक है बालकों, चल, तो नो डिस्काउंटिंग। हालांकि एक एक्सेप्शन है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, अभी एज 10 होता है एक, हम भी पढ़ाएंगे। एज 10 में आजकल कहता है कि अगर किसी एसेट्स को 10 साल 20 साल बाद तोड़ने फोड़ने का भी खर्चा लगने वाला है, जिसको बोलते हैं हम डिसमेल्टिंग चार्ज, या कुछ जंगल वंगल को रिस्टोर करना है, सी बेड को रिस्टोर करना है, जिसको बोलते हैं रिस्टोरेशन चार्ज, तो वो वाला भी चार्ज आपको आज ही प्रोवाइड करना है और उसको कॉस्ट में दिखाना है। पढ़ा होगा आपने, रिस्टोरेशन कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ पीपी, पढ़ा है किसी ने, याद आया किसी को, ध्यान आ रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन कॉस्ट में 3 चीजें शामिल होती है, मैं दिखा देता हूं, रुक जाओ, मेरे पास तो है ना बालकों, मैं दिखा देता हूं। हर बात हरी भरी कर लेनी है बेटा। देखो ये स्टेन है, आपके बुक में भी है, आप चाहें तो अपनी बुक में पलट के देखें, खोलिए तो अपनी बुक, ए स्टेन कॉन्सेप्ट 3 देखिए तो, कॉन्सेप्ट 3 मिला, देखिए उसमें लिखा होगा
कॉस्ट ऑफ पीपी है बेटा जी, उसमें परचेज कॉस्ट और अदर कॉस्ट तो है ही। एक देखो यहां क्या लिखा है, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ साइट एट क्या, कौन सी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये होगा बेटा जी कि अगर मैंने कोई जंगल में फैक्ट्री बनाई है और फैक्ट्री मैंने बनाई है 2024 में, वो फैक्ट्री मुझे 2044 में बंद करनी है, लेकिन जब बंद करेंगे तो यहाँ जो जंगल काटा ओटा था ना, यहाँ पे फिर से जंगल लगाना है, जमीन को भर देना है, सब कुछ अच्छा करके देना है। इसी को बोलते हैं क्या, रिस्टोरेशन। अगर रिस्टोरेशन आज से 20 साल बाद मान लो 10 लाख का होने वाला है, तो 10 लाख का प्रोविजन नहीं बनाएंगे, प्रोविजन तो बनाएंगे लेकिन 10 लाख की बजाय बताइए कौन सी बात करेंगे हम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जनरली 3 लाख 2 लाख ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है ना। तो हम 2 लाख 3 लाख जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा, मुझे नहीं पता, वो बनाएंगे। वो तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट का रेट क्या है और टाइम क्या है। पढ़ा भी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जानते बेटा, इसीलिए पढ़ाई पूरी पढ़नी चाहिए। हम कई बार समझते हैं ना कि इधर टुकड़े में पढ़ लेंगे उधर टुकड़े में पढ़ लेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं है ऐसा। आपने थोड़ा बहुत 9th 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने में केमिस्ट्री के बगैर काम चलेगा? केमिस्ट्री पढ़ने में फिजिक्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं, और इन दोनों में मैथ की जरूरत पड़ती है कि नहीं, बताओ। तो बच्चा चाहे कि हम केवल ये रट लें केवल वो रट लें, आधा टाइम में पढ़ लें, उसे कुछ नहीं होता। ना वो फिजिक्स पढ़ पाता है, ना केमिस्ट्री, ना मैथ। बायोलॉजी वाला चाहे कि बिना केमिस्ट्री के मैं पढ़ लूं, बनेगा नहीं, इतना इक्वेशन होता है उसमें। ऐसे ही हमें कभी कभी अकाउंट की जरूरत, कभी कॉस्ट की, कभी एफएम की, कभी लॉ की, कभी टैक्स की, संपूर्ण ज्ञान बेटा हासिल करें, फिर चीजें सरल होती हैं, डर नहीं लगता। अब देखो ना AS29 में एक्सेप्शन दिया गया है AS10 का, ठीक बात है कि नहीं। तो या तो AS10 पढ़ो पहले, फिर 29 में ध्यान दो, या 29 पढ़ो AS10 का ध्यान दो। इस चक्कर में तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। हम AS10 इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं 29 की जरूरत है, 29 इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि AS10 की जरूरत है। दोनों पढ़ लो यार, ठीक है। तो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 2 लाख। हालांकि बाद में इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन फिर ऐसे उल्टा भी करते हैं इसको। यही 2 लाख बाद में डिस्काउंट का जो रेट है ना, बढ़ते 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 बताइए कहाँ चला जाएगा, 10 लाख। फ्यूचर वैल्यू पे इसको कन्वर्ट, मान लीजिए 10% है, तो अगली बार 2.20, फिर 2.42, फिर जैसा फिर जैसा फिर जैसा फिर जैसा होते होते धीरे धीरे 10 लाख। और जब उसको अनवाइंड करेंगे तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा वो भी पीएल में जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो याद रहेगा एक्सेप्ट एक ही डिस्काउंटिंग है, कौन सी वाली, रिस्टोरेशन कॉस्ट वाली। बाकी किसी प्रोविजन की कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करनी। हालांकि सी फाइनल में जो इन डेज है उसमें सबकी डिस्काउंटिंग करनी है, जो भी 12 महीने से बड़ा हो उसकी डिस्काउंटिंग है। लेकिन अभी तो हम एज पढ़ रहे हैं, इन डेज तो पढ़ नहीं रहे, तो इसमें हम डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा याद है AS22 में डिस्काउंटिंग करना था या नहीं करना था? AS22 में डिफर्ड एसेट या डिफर्ड लायबिलिटी नहीं करना था, वहां भी मना था। तो वहां भी मना है, यहां भी मना है। पहले हमारा यही अकाउंटिंग है, अब चेंज हुआ है। यही मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा जी। कि मैंने ऐसी मन से मना था 60 की कॉस्ट है, 5 का प्रोविजन है तो 65 मानेंगे। ये प्रोविजन भी बना के चलना है। देखो ये बन रहा है AS10 के अनुसार और ये बन रहा है AS29 के अनुसार। आगे बढ़े बेटा, ये बात में लिखी हुई है कि पीरियोडिक अनवाइंडिंग शुड बी रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, एज फिनांस कॉस्ट। आपको पता है आजकल शेड्यूल 3 में फिनांस कॉस्ट आता है। शेड्यूल 3 में एम्प्लॉय कॉस्ट के नीचे फिनांस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, याद है किसी को? शेड्यूल 3 पीएल अकाउंट, तो यहां ये फिनांस कॉस्ट जाएगा। जैसे ये 5 लाख है और 10% रेट है, तो पहले साल 50,000, फिर दूसरे साल 55,000, फिर तीसरे साल ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। देखो
फिनांस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन। तो सबको बढ़िया से याद हो गया ये, कभी क्वेश्चन आएगा तो लपेट देंगे। आओ बेटा, तीसरी बात, ये तीसरी बात है ना, फ्यूचर इवेंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर एडजस्टिंग इन प्रोविजन अमाउंट। देखो, मैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए कभी प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो पास्ट में इवेंट हो गया है और उसका असर फ्यूचर में होने वाला है, कोई गवर्नमेंट का फैसला आने वाला है, कोई केस मुकदमा, कोई आर्बिट्रेज या कोई बात होने वाली है, तो हम उस फ्यूचर इवेंट्स को कंसीडर करेंगे। और बाद में अगर फ्यूचर इवेंट्स में चेंज आता है जिसके चलते अमाउंट में चेंज आएगा, तो हम प्रोविजन को भी चेंज करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? कहने का मतलब है, यहां बना रहे थे तो 5 लाख आ रहा था, एक साल और हालात हुए, मैं केस में और हारता चला गया, गवाही हमारे खिलाफ होती चली गई, अब हमें लग रहा है कम से कम 6 लाख देना पड़ेगा। बोलो क्या करेंगे? 1 लाख का प्रोविजन हम और बना देंगे। मान लो हालात और बिगड़ते चले गए, 8 लाख होने के चांसेज हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 लाख और बना देंगे। लेकिन बाद में मान लो हालात अच्छे हो गए, हमें लगता है सिर्फ 5 ही देना पड़ेगा, तो बोलिए क्या करेंगे? 3 हम लेस कर देंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, परिस्थितियां अच्छी होती जाती हैं। कभी आप हाईवे पे अपनी कार के अगले सीट पे बैठे, तो दूर जो गाय चल रही होती है इतना छोटा सा दिखता है ना? काफी छोटा दिखता है, बकरी लगता है। लेकिन जैसे जैसे भी गाड़ी उसके पास जाएगी, गाय का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप वहां पे जाके देखेंगे तो पता चले गाय तो है नहीं, ये तो बैल है। समझ रहे हैं आप? तो दूर की चीज के बारे में हम जजमेंट ही कर सकते हैं, हमें तो वहां बकरी दिख रहा है क्योंकि 1-2 किलोमीटर है। तपती दोपहरी में आपने देखा होगा कुछ भाप टाइप का निकलता हुआ दिखता है, होता नहीं लेकिन दिखता है, ठीक है ना? जब वहां हम पहुंचते हैं तो पता चला कि तो कुछ और ही चीज है। ठीक है, तो यही बात यहाँ है कि फ्यूचर इवेंट जब जब आता जाएगा हम उसको अपने कंसिडरेशन में लेते जाएंगे। तो हम एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं, और एस्टिमेट्स आर बाउंड टू वेरी बेटा जी, एस्टिमेट तो वेरी करेगा ना। सॉरी बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है, रियली सॉरी। ठीक है, चलिए अब चौथी बात, रीइंबर्समेंट। S29 चल रहा है, निकालिए S20। आप वीडियो देख लीजिएगा, आज ही देख लीजिएगा, ठीक है ना? S29 देखिए, S29 के ऑनलाइन सारे बच्चों बेटा ध्यान दिया करो, एकदम सामने किताब रखो, उसको बढ़िया से पेंट कर लो और 2 बार 3 बार पढ़ लो। रीइंबर्समेंट, ऐसा कई बार होता है कि हमने ना किसी चीज की इंश्योरेंस या गारंटी ले रखी होती है। जैसे मान लो कोई खतरे की बात है, चलो ना छोटी सी बात थोड़ा सा हट के लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कई लोगों ने करा रखा होता है, ऐसा होता है। तो अगर तबीयत खराब होगी तो हमें हॉस्पिटल वाले को देना पड़ता है 2 लाख रुपए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी तो हमें दे देता है या तो 2 लाख, या जैसा टर्म होगा 180, 150, 170, ऐसा नहीं दे देता है। तो हम पे करेंगे, वो पेमेंट है, और हमें मिलेगा वो क्या है? रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो अगर कहीं अगर ऐसा है, अगर किसी थर्ड पार्टी से रिम्बर्समेंट होने वाला है, तो आप रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब वर्चुअल सर्टेनिटी हो। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर इनकम है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर एक्सपेंसेस को तो मानना है, फ्यूचर लॉसेज को तो मानना है, लेकिन इनकम को नहीं मानना। तो इनकम को तभी मानना है, बताओ बेटा जी कब होगा वो? जब क्या हो? वर्चुअल सर्टेनिटी, एकदम वर्चुअल सर्टेनिटी हो तभी मानना है। ठीक ना बच्चों? तो ये वर्चुअल सर्टेनिटी वर्ड ध्यान रखिएगा। मतलब ये है कि हमें प्रोविजन देना है वो हम जरूर मानेंगे, वो तो 50% से ज्यादा होगा तो बना लेंगे, याद है? 50% से ज्यादा प्रोविजन बन जाता है, लेकिन हमें जो मिलना है कंपनसेशन, वो हम तभी मानेंगे जब 95, 96, 97% हो। अदरवाइज हम कंपनसेशन को नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो हम सेपरेटली दिखाएंगे एसेट्स में। कहने का मतलब है कि मुझे देना है 2 लाख, तो मैं प्रोविजन यहां दिखाऊंगा। मुझे मिलना है 1.5 लाख, तो मैं जो कंपनसेशन है वो इधर दिखाऊंगा एसेट साइड में। ये नहीं कि नेट करके दिखा दिया,
इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। देखो बेटा जी, खूब प्यार से देखो, ये है रिकॉग्निशन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दूसरा पेन ले लेता हूं। ये है रिकॉग्निशन, ठीक है ना? और ये क्या है? ये है, इसमें कुछ नहीं लिखा होता, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। जब भी कोई प्रोविजन पढ़ो तो अपने दिमाग को कमांड दो, ये क्या है, बस हो जाएगा, थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। फिर से पढ़ो, रीइंबर्समेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी, अगर किसी प्रोविजन का मिलना हो, ऑब्लिगेशन का, तो पहली बात यहां लिखो, उसे तभी रिकॉग्नाइज कर, नंबर ए डाल दो, तभी करेंगे जब वर्चुअली सर्टेन हो। और दूसरा, उसको कैसे दिखाएंगे? सेपरेट एसेट के रूप में। देखो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इधर अलग और इधर अलग। लेकिन कुछ और बातें हैं। दूसरी बात कि रिकॉग्निशन जो होगा ना, मैक्सिमम अप टू अमाउंट ऑफ प्रोविजन, मतलब अगर मुझे 30 देना है और कंपनसेशन 40 में मिलना है, तो जब तक मिल ना जाए 40 नहीं मानेंगे, मैक्सिमम कितना मानेंगे? 30। तो ये मेजरमेंट भी हो गया कि भैया मेजरमेंट कितनी करनी है, जितनी मिलनी हो, लेकिन अगर ज्यादा मिलनी हो तो मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ रिलेटेड प्रोविजन। नंबर सी बात हो गई। हाँ, पीएल के अंदर आप चाहे तो नेट दिखा सकते हैं। नेट कैन बी सोन इन पीएल। क्या कहना चाहता हूं, कोई बताएगा मुझे? पीएल में तो हम इनकम एक्सपेंस दिखाते हैं ना, वहां नेट करके दिखा सकते हैं। जैसे किसी को याद होगा, फाउंडेशन में एनपीओ में, फाउंडेशन के एनपीओ में एक बात थी कि अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स का आयोजन किया स्कूल में, तो स्पोर्ट्स के लिए आयोजन के लिए मुझे कुछ बच्चों से कंट्रीब्यूशन मिला, कुछ टिकट बेचा, और इससे मुझे मिले 50,000, और स्पोर्ट्स कराने में लग गया मेरा 60,000। तो इधर 50 इधर 60 न दिखा के कई बार क्या करते थे, नेट करके 10,000 खर्चा दिखा देते थे। ऐसा होता था बेटा? तो वो काम ना मेरे बालक यहाँ भी कर सकते हैं। पीएल में नेट अलाउ है, चाहे तो अलग अलग भी दिखाएं, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा बताइए एसेट अलग, लायबिलिटी अलग। तो तीन बातें रिइंबर्समेंट में याद रखनी, बोलो कौन कौन सी? तभी जब वर्चुअली सर्टेन हो, प्रेजेंटेशन अलग अलग करना है, पीएल में नेट कर सकते हैं, और मेजरमेंट मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, लोअर की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कौन सा पॉइंट है, पांचवा क्या? पांचवा, भाई प्रोविजन को कैसे इस्तेमाल करें? तो बोला कि जिस काम के लिए प्रोविजन बना है ना, जिस काम के लिए बना है उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और काम में नहीं। और बच गया तो पीएल में डाल देंगे। सुना बालकों ने? जैसे मान लीजिए आपने प्रोविजन फॉर वारंटी बनाया है 10 लाख, समय खत्म हो गया, 7 लाख ही खर्च हुआ, तो ये नहीं कि 3 लाख आप किसी और काम में लगा देंगे, चुपचाप 3 लाख को पीएल में ले आइए। किसी और काम के लिए जरूरत है, फिर से पीएल से बनाइए। कहने का मतलब आप दो भाई हैं, ठीक है, और मैं आपका गार्जियन हूं। मैंने आपको दिया 500 रुपए, बेटा किताब खरीद लेना, ठीक है, और आपको किताब खरीदने के लिए मैंने दिया 700 रुपए। आपका किताब आ गया 400 में, तो जो 100 रुपए बच गए आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे। 100 रुपए जो बच गए उससे कुछ और नहीं करेंगे, भाई को भी नहीं देंगे। आप 100 रुपए बताइए मुझे वापस करेंगे, मैं पीएल अकाउंट हूं, और आपका कम पड़ गया, मेरे से 200 लीजिए। सुना आपने? तो आपस में एडजस्टमेंट या किसी और प्रोविजन में इस्तेमाल नहीं लाना है, ये यूज की बात हो गई, एकदम गांठ बांध लो। हो गया, एस खत्म ही होने वाला है बेटा, एक दो पॉइंट और है, एस खत्म कहां बड़ा है। इतनी बात अगर हम याद नहीं रखेंगे कैसे एग्जाम में पास करेंगे? और पता है कौन याद रखेगा? जो बेचैन रहेगा, जिसके अंदर तड़प रहेगी कि अरे इतनी बात है, मैं तो 4 बार पढ़ूंगा, 5 बार पढ़ूंगा, कैसे नहीं याद रहेगा मुझे? क्योंकि बगैर इसको याद किए क्वेश्चन एक नहीं बनना। आ जाओ,
फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं प्रोवाइड करना है। बताइए क्यों, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है? मैंने एक फैक्ट्री बनाई है, सबको पता है कि फैक्ट्री 2-4 साल शुरू में लॉस ही होता है। जैसे आप ही सीए का ऑफिस खोलोगे, क्या पहले दिन से प्रॉफिट हो जाएगा आपको? किसी को नहीं होता, आपको कहां से हो जाएगा? तो उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन उसको बोलते हैं जो पास्ट इवेंट के चलते फ्यूचर में हो। ये तो फ्यूचर में होने वाला है, तो इसका प्रोविजन नहीं बनेगा। ठीक है ना, प्रोविजन हमेशा पास्ट का बनता है, पास्ट में कोई दुर्घटना कोई बात हुई है उसका बनेगा। इसलिए फ्यूचर लॉसेज के लिए अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो रिजर्व बोलेंगे, उसको प्रोविजन नहीं बोलेंगे। ओके, लास्ट 7वां, रिकंस्ट्रक्शन। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंटर में, एक चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन है, याद है किसी को? एक रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर याद है आपको? तो बिजनेस में देखो, चलते 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 यूं ही चलते चलते कई बार हालात गंभीर हो जाते हैं बेटा। बिजनेस ही है ना, कंपटीशन हो जाता है। अब हमें पता हो जाता है जैसा चल रहा है वैसा नहीं होगा। जैसे डॉक्टर नहीं बोलते हैं भाई साहब ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, ये दवा से ठीक होने वाला बीमारी है नहीं। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है 1-2 महीने दवा दे के देखिए क्या पता ठीक हो जाए। और फिर भी नहीं ठीक होता तो आदमी जाला जाता है अस्पताल, चलो कर ही दो ऑपरेशन। तो बिजनेस भी ऐसा ही है। अगर बिजनेस गड़बड़ हो गया और ऐसे ठीक होने की उम्मीद नहीं है तो बिजनेस का भी ऑपरेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? रिकंस्ट्रक्शन। कहता है कि इसका आप तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट किसी के साथ ना हो जाए। ठीक है, मतलब जब तक आप कमिटेड ना हो जाए। जैसे मान लो मैनेजमेंट सोच रही है हम रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे, प्रोविजन बना लिए, ना ना ना, सोचने से कुछ नहीं होता। आप कमिटेड होइए, मतलब प्रॉपर प्लान बनाइए, सबको अनाउंस कीजिए, या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि ठेकेदार को बुला के भैया हमारा ये ठीक करो। तो जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे प्रोविजन नहीं बनाना है। कि जब तक कमिटेड नहीं, पास्ट इवेंट कहाँ है? पास्ट इवेंट तो कमिटमेंट ही है ना वो। ठीक है ना, आपने प्लान बना के सबको अनाउंस कर दिया, मजदूरों को बता दिया, क्रेडिटर को बता दिया, तो ठीक है। ऐसे नहीं, यू मस्ट बी कमिटेड। जब तक कमिटेड नहीं तब तक प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़िए। कौन सा है ये? 7, ये कौन सा नंबर होगा ये? 8। 8 नंबर है कि डिस्क्लोजर। देखो, हर क्लास के प्रोविजन का ओपनिंग, क्लोजिंग, यूटिलाइजेशन और एडिशन बताना है। कि भाई मान लो हमने प्रोविजन फॉर वारंटी बनाई थी, शुरू में था 10 लाख, अब की बार 7 लाख और बनाया, 2 लाख वारंटी यूज कर लिया। बोलो बेटा कितना बचेगा क्लोजिंग? क्लोजिंग कितना बचेगा? 15 लाख। ठीक है ना? चलो, दूसरा, डिस्क्लोजर करते समय ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑब्लिगेशन, या कुछ भी अनसर्टेनिटी वगैरह है तो वो बता दीजिए, कोई रिम्बर्समेंट होना है तो वो बता दीजिए। असल में जानते हैं ये सब चीजें कहाँ आती हैं बेटा? डिस्क्लोजर नोट्स में। प्रोविजन तो हम ऊपर दिखा देंगे, पीएल में, बैलेंस शीट में दिखा देंगे, लेकिन नीचे नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, नोट्स कौन सा देना चाहिए? नोट्स देते समय जानते हैं 2 बातों का ध्यान देना है, कि नोट्स फालतू भी ना हो, कि लोग उसमें मेन बात ढूंढ ही ना पाए, और इतना कम भी ना हो कि हमें जानकारी भी ना मिले। तो नोट्स बनाना अकाउंटेंट का बड़ा बैलेंस का काम है, कि ज्यादा भी ना हो और बताइए कम भी ना हो। जैसे पढ़ाते समय अभी फास्ट ट्रैक में ज्यादा करेंगे तो कोर्स नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा, और कम करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो एज ए टीचर हम लोग के लिए वो वाला बैच पढ़ाना बड़ा आसान है। अभी सर लोग कह रहे थे कि सर उसमें तो गप सब कहानियां सब चल रही हैं, 6 महीने का टाइम है हो जाएगा। इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें तो हम लोग को रोज प्लानिंग करनी होती है कि आज कौन सी चीज कैसे शुरू करें और कैसे खत्म करें। इट्स मोर चैलेंजिंग एज ए टीचर फॉर अस। आपको एज ए अकाउंटेंट भी चैलेंज करना है अपने आप को, कि नोट्स जब भी, ये प्रोविजन का नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन, इन्वेंट्री, इंटेंजिबल, किसी का भी इतना देना है कि बात समझ भी आए, और इतना भी नहीं देना है कि उसी जंगल में, इंफॉर्मेशन के जंगल में लोग गुम हो जाएं।
तो सामने किसको रखना है? अपने यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। वो मेरे शेयर होल्डर, वो मेरे इन्वेस्टर, वो मेरे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, उनकी जरूरतें मुझे पूरी करनी है। मत इतना भी मत दो कि ओवर ईटिंग हो जाए। ओवर ईटिंग भी तो खराबी चीज होती है। चलने बेटा जी आगे। इन एक्सट्रीम रेयर केसेस when disclosure is expected to be prejudicial to the company position in a suit समझते हैं, कोई केस मुकदमा, तब नो डिस्क्लोजर, फिर कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है, या यूं कहो नो, जोड़ लो, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, ओनली जनरल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। मैं बताता हूं क्या है, इसको जोड़ लो बेटा। मान लो हमारा किसी कंपनी के साथ केस मुकदमा चल रहा है, ठीक है बेटा जी। और जब केस मुकदमा चल रहा है तो क्या हुआ कि हमने उनसे बात करी, वो नहीं मान रहे, कह रहे कैसे कैसे होगा। हमने कहा ठीक है लड़ते हैं। हमारा वकील कह रहा है कि सर जानते हो नुकसान तो हुआ है, 30 लाख को मांग रहा है, लेकिन 30 नहीं, बट हमें लगता है जज 10 लाख की पेनल्टी तो हमें देगा। तो भाई हमें तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो 10 लाख की प्रोबेबिलिटी है। हमने प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर केस या जो भी है डाल दिया। उसका वकील हमारा बैलेंस शीट लेके पहुंच गया, सर देखो ये कह रहे हैं कि 10 लाख देना पड़ेगा, ऐसा करो 10 लाख दिलाओ, ये खुद कह रहे हैं। अब बताओ हमारी बैलेंस शीट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गई, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि तो 10 ले लेगा फिर 20 के लिए और लड़ता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन बताइए क्या करना चाहिए। ये इसने छूट दी है कि आप ना जनरल गोल मोल बात बता दो कि हमने प्रोविजन, ये मत बताओ कि उसके लिए प्रोविजन किया है। यहाँ था ना स्पेसिफिक नेचर ऑब्लिगेशन सब बताने का था ना यहाँ पे, यहाँ वो बात मत बताना। या जनरल बताना कि भाई लॉट ऑफ केसेज आर गोइंग जिसके लिए हमने प्रोविजन बनाया है। तो उसका वकील बता ही नहीं पाएगा कि हमारे लिए बना, पूछे ये क्या है, बोला ये बहुत सारे चल रहा है तुम्हारे साथ, तुमको हम वो देने वाले थोड़े ना, तुमसे तो हम लेंगे। ये तो हमने ऐसे ही बना रखा है, ठीक बात है कि नहीं, किसी और काम के लिए बना रखा है। तो उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। घर में कई बार आपने देखा होगा, घर वाले प्यार से कुछ बात पूछ लेते हैं और फिर मारने लगते हैं। अरे नहीं बेटा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, कहाँ खेल रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, और एकदम आपको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। और जैसे ही आपने बात बताई एकदम फ्लाइंग चप्पल कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। मतलब पहले तो मीठी मीठी बातें करके आपसे सब पूछ लेंगे और फिर उसके बाद लगा देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। कभी कभी धोखा हुआ है घर में ऐसा कि घर वालों ने कुछ बातें पूछ ली और फिर उसके बाद आई बताते हैं तुझे, ठीक है कि नहीं। चल इधर आई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 2, फर्स्ट पार्ट खत्म। चले देखो क्या है भाई कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी 3 होता है। नंबर 1, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसके चांसेस 50 से कम हो, याद है मैंने ऊपर दिखाया था। ये दिखाया था ना कि 50 से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, और कम होगा तो पॉसिबल, याद है। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ना हो, ये कौन सी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, कौन सी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, पॉसिबल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ। which will be confirmed on occurrence of one or more uncertain future event not wholly within control of entity। केस मुकदमा चल रहा है लेकिन जज हमारा चाचा नहीं है, वो तो भाई जो बात कहेगा माननी पड़ेगी, है ना, वरना पुलिस के थ्रू मनवाएगा वो। जज की बात तो माननी पड़ेगी ना, जुडिशरी की पावर है, ठीक बात है बेटा जी। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन which will be confirmed on occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event not wholly within the control of entity। ओके चलिए नंबर 2, बी नंबर। चलो पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन हमने पढ़ा था प्रेजेंट की भी 2 कंडीशन और होगी तभी प्रोविजन बनेगा, याद है। एक तो आउटफ्लो हो और एक
estimate हो. What happen if there is present obligation but one of the two condition is not fulfilled or all of the two condition not fulfilled? फिर क्या होगा? मतलब प्रेजेंट है लेकिन आउटफ्लो नहीं होना है या हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? देन इट इज नॉट ए प्रोविजन, बिकॉज टू मेक ए प्रोविजन यू नीड 1 2 3. आइदर नहीं है, ऑल 3 है. पढ़ो यहां पे क्या लिखा था, सिमुल्टेनियस. तो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तब तो बात ही खत्म. लेकिन प्रेजेंट है लेकिन उसका ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, तो भी बताइए क्या बनेगा वो? ठीक है, प्रेजेंट है लेकिन आउटफ्लो होने के चांसेस नहीं हो, और यहां पे वो लिख लेना, और हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो या दोनों नहीं कर पा रहे हो. तो कोई पूछे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, तो कभी ये मत बोलना केवल पॉसिबल, वो तो है ही. पॉसिबल वाले तो सारे कंटिंजेंट लायबिलिटी हैं, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी जिसमें आउटफ्लो के चांसेस नहीं है अभी या एस्टिमेट नहीं हो सकता, देयर इज स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो योर डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी विल फुलफिल ओनली आफ्टर दीज टू थिंग्स. जनरली हम लोग ये लिख के भूल जाते हैं. ठीक, अच्छा क्या करना है? तो देखिए इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, नो रिकॉग्निशन इन बुक्स. मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता. फिर क्या आता है? इसका आता है डिस्क्लोजर. रिस्क है, बताओ. रिस्क है तो बताओ. तो डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू अकाउंट अनलेस कंटिजेंसी इज वेरी रिमोट. आप कहोगे वेरी रिमोट से क्या मतलब है सर आपका? बताते हैं. सर ने एक बात कही थी 95 के बाद वर्चुअल सर्टेन, याद है? हालांकि ऐसा लॉ में नहीं लिखा हुआ कि 95 के बाद वर्चुअल सर्टेन मानना है. मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जिसके आने के चांसेस एकदम है ही है 95 98. जैसे एक टीम का स्कोर है 250, दूसरी टीम ने 235 वो बना दिए, 40 बना दिए, उसका 5 विकेट अभी है, अभी 4 ओवर बाकी है, तो बताइए क्या चांस है? 250 रन है, सामने वाले ने 235 बना दिया, 5 ओवर बाकी है, 5 विकेट बाकी है, तो मानेगा वो या बना ही देगा? हो सकता है उसमें, हो सकता है हैट्रिक हो जाए, 5वां आउट हो जाए, लेकिन 90% केसेज में क्या होता है, 95% केसेज में लास्ट के 15-20 रन अगर विकेट हो और ओवर हो तो कोई छोड़ता नहीं. जैसे मैच चल रहा था फाइनल का, तो 50 के बाद हम लोगों ने सोचा यार अब तो हम जीत ही गए, मतलब 40 आ गया, 35 आ गया, अभी 3-4 विकेट था, 5 ओवर भी था, तो हो जाएगा यार, इतना तो इधर ठेल ठाल के ही बना देंगे कैसे भी, है कि नहीं? तो यही वर्चुअल सर्टेन. लेकिन यहां है 250 रन बनाने हैं, 25 पे 5 विकेट, बॉल टच ही नहीं हो रहा बैट में, तुम क्या बोलते हैं? अब तो मुश्किल है यार, बंद करो टीवी. तो इसको क्या बोलेंगे? रिमोट. 5% मान सकते हैं रिमोट, 5% 7%. तो सुनना बेटा, 5-7% पे डिस्क्लोजर भी नहीं करना है. वही वाली बात. ऐसे तो फालतू की चीजें कब करो? ऐसे मान लो तुम ही हो या हम ही हैं, अब यहां बैठे हैं, ठीक ठाक है आप लोग भी, हम भी ठीक ठाक है, डॉक्टर जाके चेकअप कराइए, 5 बीमारी बता देगा. नहीं कि भैया तुम्हारा ये ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, दांतों में ये प्रॉब्लम हो रही है, देखो वो बाल तुम्हारे झड़ रहे हैं, ये स्किन में ये रेसेज हो रहे हैं, तो होमोग्लोबिन कम है, तो वो ज्यादा है, तो ये 10 बातें तो बता ही देगा वो चेक करके आपको. लेकिन आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? रोज चेकअप कराने जाते हो? कब जाते हो? हाँ, वो विशेष प्रॉब्लम हो, ज्यादा दर्द हो, परेशानी हो, घबराहट हो, फीवर हो, तब जाते हैं. तो इसीलिए 5% की कोई काउंटिंग नहीं है. 5 से 45 तक क्या, सॉरी 5 से 50 तक क्या बोलेंगे बेटा? पॉसिबल. और 50 से लेकर 95 तक बोलेंगे प्रोविजन. 95 के बाद तो लायबिलिटी ही है, फिर तो सर्टेन लायबिलिटी है. तो इस रेखा चित्र को सभी बच्चे याद रखेंगे. ये 95 और 5 लिख लिया, लिख लो. रिमोट और वर्चुअल सर्टेन लिख लिया. गुड, बहुत अच्छे, अच्छे बच्चे हैं सब. आगे आओ बेटा. इसका क्या डिस्क्लोजर है? वही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन,
एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, अनसर्टेनिटी फैक्टर, और कोई रिम्बर्समेंट की पॉसिबिलिटी है तो वही जो प्रोविजन में दिखाना होता है वही यहाँ दिखाना है, बस इसमें अमाउंट नहीं है। ठीक है कि नहीं? हम एस्टिमेट डाल सकते हैं कि 5 लाख के आसपास क्लेम किया जा रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें कितना देना, मतलब क्लेम किया जा रहा है 5 लाख। ठीक बात है। चलो लास्ट, क्या नाम है? ये वो पॉसिबल एसेट्स हैं विच अराइज फ्रॉम पास्ट existence of which will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event not wholly within the control of entity। अब देखो सुनने में कितना भारी लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये वही है जो कंटीजेंट लायबिलिटी का डिफिनेशन था, उसमें वर्ड लायबिलिटी है और इसमें वर्ड एसेट है। और ऐसी चीजें मान लो थोड़ा सा तुमने मेमोरी में डाल के याद करके कॉपी पे लिखा तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है यार। देखते हो कोई आदमी स्पष्ट बात बोलता है उसकी वैल्यू नहीं है, और कोई उसी को बढ़ा के चढ़ा के एकदम तरीके से बोलता है तो लोग बोलते हैं क्या नेता है यार ये। कोई अगर शेर और शेर व शायरी के बीच में बोल दे तो लोग बोलते हैं अरे वाह कमाल कर दिया भाई ने। तो कोई चीज सीधे बोल दें उसकी स्पष्टता नहीं है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, क्या करोगे, यही दुनिया है। तो एग्जामिनर तभी आपसे इंप्रेस होगा व्हेन यू गिव द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ ऑडिट। काहे ऑडिट में बच्चों के नंबर कम आते हैं? ये बहुत मिसकंसेप्शन है। कई टीचर बोलते हैं अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। उन टीचर से पूछो भाई साहब कितने अटेम्प्ट दिए हो? हम लोगों ने एक अटेम्प्ट दिया है, कभी दूसरा नहीं दिया, इसलिए कि हम लोग याद ही कर लेते थे। मतलब समझना तो है ही। क्या मैं आपको समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं? सबके एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नहीं? ये है समझाना। लेकिन तुम चाहोगे इसी से हो जाए नहीं होगा। ये कौन लिखेगा इतना बड़ा पैराग्राफ? फिल्मों के एक्टर को देखते हो, उसमें कहलाता मोनोलॉग। मैंने थोड़े दिन एक्टिंग की क्लास की थी मुंबई में। मोनोलॉग 1 टेक में दिया जाता है और पूरा एक पन्ने का पैराग्राफ होता है। तब उसमें इंप्रेशन बनता है। रिटेक होगा ना तो पूरा फिर से मोनोलॉग बोला जाएगा, पूरा एक पन्ना कि जज साहब फाड़ दो ये कानून की किताब, बंद कर दो ये वो जो भी अदालत और ये सब, क्योंकि यहां क्या मिलता है? यहां मिलती है सिर्फ तारीख, और इस तारीख से उस तारीख के बीच में मुजरिम क्या बोलते हैं गवाह तोड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, ये किया जाएगा, और फिर क्या मिलेगी? तारीख, फिर तारीख पे तारीख। आपको इतना आसान लगता है एक्टिंग? ये है नहीं। सनी देओल ने पूरी लाइन याद की होगी, 50 बार रिहर्सल की होगी, डायरेक्टर के ऑफिस में बैठ के, अपने घर पे बैठ के, सामने एक आदमी को खड़ा करा के, तब बेटा वैसी परफॉर्मेंस निकल के सामने आती है। कुछ आसान थोड़े ना है। हम ही लोग सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, तब जाके 10 बच्चे पढ़ते हैं। तुम कैसे सोच लेते हो कि मैं 2 घंटे पढ़ के सीए बन जाऊंगा, 2 दिन गायब होके मैं सीए बन जाऊंगा? ऐसा सोचना भी पाप है। जितनी जल्दी समझ लो इस बात को उतना अच्छा रहेगा। कुछ भी अगर हल्का सोच रहे हो मत सोचो, नहीं होगा। मैं देखता हूं एक बच्चा 2 दिन आता है, 2 दिन बाद फिर गायब, फिर एक दिन आता है, 2 दिन गायब, फिर गारंटी देता हूं उसका नहीं होगा। अभी से लेकर एग्जाम तक, या यहाँ या ऑनलाइन पे, लेकिन रेगुलर बैठो, गारंटेड हो जाएगा बेटा। नहीं तो फिर यही प्रॉब्लम 30 जून को होगी जब फिर रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। सब लोग पढ़ो तो बुलंद आवाज में ऊपर से, यही बात चाहिए मुझे। व्हाट इज कंटीजेंट एसेट? अपनी किताब देख के पढ़ो, लेकिन बुलंद आवाज में एक बार बोलो बेटा जी। दो पॉसिबल एसेट्स, रिदम में पढ़ो, एक्टर की तरह पढ़ो। तुम देख रहे हो ये इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। नोट्स नहीं लिया? वहां से लो ना, जा ले ले लो। मेरे पास तो मेरे वाला पे क्या है, तो तुम नजर लड़ा रहे हो। मुझे भी तो देखना होता है।
पढ़ो पढ़ो बेटा, ऐसे काहे नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग यार, पढ़ो। मुझे तो ये कविता लगती है, अकाउंट का स्टूडेंट हूं मैं, मेरे लिए यही सबसे बढ़िया गाना है, यही सबसे बड़ी कविता है जिससे मेरी जिंदगी चलती है, आपकी चलेगी। अब तुम इसको कहोगे सर मैं अपनी लैंग्वेज में लिख दूं, एक नंबर नहीं देगा। कैसे लिख दोगे? देखो कितना बढ़िया कि एग्जिस्टेंस, कंफर्म्ड, अक्रेंस, नॉन अक्रेंस, वन और मोर, अनसर्टेन, फ्यूचर इवेंट, नॉट होली, विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। एक भी चीज छोड़ दी, डिफिनेशन पूरी नहीं होगी। अकाउंटिंग पढ़ो, क्या अकाउंटिंग है बेटा? डज नॉट रिकॉग्नाइज, पीएल में बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। मजे की बात देखो, डोंट डिस्क्लोज। आप कहोगे सर जब करने नहीं तो काहे बता रहे हो? यही तो बता रहे हैं कि नहीं करना है। कारण बताओ इसके पीछे कौन सा है? क्या कहता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन को नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, इसको कहा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहां पे ना ये लाइन यहां होनी चाहिए थी बेटा, यहां, एक्सेप्ट अनलेस वर्चुअली सर्टेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट रुको, रुको रुको रुको, ये काट देता हूं, ये लाइन यहां पे डालना है। कहां पे डालना है बेटा? अनलेस वर्चुअली सर्टेन। याद रहेगा बच्चों को? क्या कहना चाहता हूं, कोई बताएगा मुझे? कि वर्चुअली सर्टेन है ना, तो डिस्क्लोज नहीं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब दो बातें, वर्चुअली सर्टेन नो, नो है तो ना डिस्क्लोजर ना प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं, ना रिकॉग्निशन। और वर्चुअली सर्टेन है तो रिकॉग्निशन। और वर्चुअली सर्टेन किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? 95% और मोर, 95% और मोर। याद रहेगा? हाँ, इसका तीसरा पॉइंट भी ध्यान करो, इट कैन बी डिस्क्लोज इन डायरेक्टरशिप। एक काम करो बेटा, एबीसीडी दो तो, चीजों को ना 1 2 3 एबीसीडी देना चाहिए, उसे तुम्हारे जानते हो माइंड में क्या होगा? एक फोटोजेनिक मेमोरी बनेगी। अच्छा, सर ने कंटीजेंट लायबिलिटी में, कंटीजेंट एसेट में तीन बातें लिखवाई हैं। पहले तो लिखवाया है कि नो रिकॉग्निशन, दूसरे में लिखवाया है नो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस वर्चुअली सर्टेन, और तीसरे में सर ने क्या लिखवाया है? कैन बी डिस्क्लोज इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक बात है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तो फ्यूचर की बातें की जाती हैं, वहां करिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं उसमें नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड, एएस इज ओवर। अब एक मिनट समय लेके बताओ कौन सा सेक्शन भारी था जिसको समझने में दिक्कत हो रही है? नंबरिंग सबका दिया है ना, 1 2 3 4 5, देख के बताओ, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था शायद, वारंटी वाला शायद आया था अब की बार, जहां तक मुझे याद है। देख के बताओ कौन सी चीज भारी है? मैं बोलूं बेटा? चलो आ जाओ, अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक ना? ये देखो, निकालो तो ये वाली बुक, सब लोग ये वाली बुक निकालो, ठीक है बेटा? हमारे मई अटेम्प्ट के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मन से, गलत बात है।
कोई नहीं करना चाहता रिवीजन। लाइब्रेरी में एक बच्चा बैठ के एक दिन पत्ते खेल रहा था, कल उसको मैंने बड़ा डांटा। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, टॉपर्स की लाइब्रेरी एक ऊपर मई अटेम्प्ट के बच्चों के लिए है, ओनली फॉर मई अटेम्प्ट। आप लोग चाहें तो सुबह 8 बजे आ सकते हैं, और वहां पे एकदम बढ़िया वो दे रखा है, लॉकर भी है। लॉकर के लिए कुछ नहीं करना, 100 रुपये जमा करा के तो अपना ताला मार के किताब रखिए, और जब जाइएगा तो 100 रुपये अपने वापस भी ले लीजिएगा। और सुबह 8 बजे आइए, थोड़ा सा खाना लेके आइए, 12-1 बजे खा लीजिए, फिर यहाँ पे क्लास कर लीजिए, और शाम को 8 बजे घर जाइए। जिसने भी ये 12 घंटे का वर्क कर दिया, मेरे से बेटा तुम सर्टिफिकेट ले लो, तुम पक्का पास करोगे। नहीं कहोगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। क्योंकि देखो, 12 घंटे पढ़ोगे तो चीजें तुम्हारे अंदर घुसी जाएंगी अपने आप। अच्छा, कभी किसने देखा है कि अगर कोई चीज ऐसी चीज खा लें जिसमें बड़ा स्पाइसी रस हो, क्या बोलते हैं उसको, करी, और काफी देर तक अगर हाथ ना धोएं, आप महसूस किया है किसी ने, काफी देर तक हाथ ना धोएं तो बाद में ऐसे करोगे ना, तीखा लगेगा धोने के बाद भी। बताओ क्या होता है उसमें। ज्यादा समय करी में हाथ रखने से ना, वो इधर छेद होता है ना, पता होगा आपको, उसके अंदर पोर में घुस जाता है वो तीखापन। तो वो तीखापन फिर 2-3 घंटे तक रहेगा। अगर गलती से तुमने आंख को कैसे कर लिया तो दर्द करने लगता है। याद है बेटा, पढ़ाई भी यही है, किताबों के बीच में बैठोगे वो तभी अंदर घुसेगा वो दिमाग के। कभी कभी किताब को धप्पा मारोगे, कुछ नहीं होना है, रंग नहीं चढ़ता यार जब तक कपड़े को डुबा के न रखा जाए। आ जाओ, रंग चढ़ाना है बेटा, एस का रंग, ऑडिट का रंग, टैक्स का रंग, कॉस्ट का रंग, एकदम बसंती रंग चढ़ा लो बेटा। आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कराता हूं। ये देख बेटा, देखो कौन से एग्जाम का पूछा हुआ है ये, नवंबर 22 का, और कितने नंबर का है, 5 नंबर। कहता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ए कंपनी फाइंड दैट देयर वाज 20 लॉ सूट्स आउटस्टैंडिंग नॉट येट सेटल्ड। तो बड़ी कंपनियों में तो केस मुकदमे चलते ही रहते हैं, कहां तक बचोगे। ठीक है, तो देखो 5 केस में तो जीतने के चांसेस हैं, तो इसका तो कंटिजेंट लायबिलिटी भी नहीं है ये, है कि नहीं। बाकी 10 में जीतने के चांस 50 और हारने के चांस 50 है, तो बोलो कंटिजेंट लायबिलिटी है या प्रोविजन बनेगा। काहे प्रोविजन बनेगा, हारने के चांस कितना है, 50 या 50 से ज्यादा, 50 ही है ना, तो प्रोविजन क्यों बनेगा। प्रोविजन की पहली शर्त क्या है, मोर देन 50। इसका मतलब ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी चिंता ना करो। यहां बताओ सी नंबर, अगले 5 में हार, जीतने का 50, हारने का 50, बताओ क्या बनेगा, कंटिजेंट लायबिलिटी। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम ये वाला लाइन चिपका देंगे कि देखो प्रोविजन के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना का जरूरी है, बट इन दिस केस हारने के चांसेस कभी भी 50% से ज्यादा नहीं है। देयरफॉर वी विल नॉट मेक प्रोविजन, वी विल डिस्क्लोज देम इन कंटिजेंट लायबिलिटी। लेकिन वो कितने में दिखाओगे भाई, आ जाओ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखो ये देख रहे हो 10 केस है, मिला आपको बेटा, और 40% चांस है 12 लाख के, और 10% चांस है 10 लाख के। बेटा पहले इसको करो तो कितना आ रहा है ये, 20 लाख, 12 का 40%, 480, और इसका जोड़ दो गुने 10, 10 केस है ना, बोलो कितना हो गया। तो 68 लाख तो पहले वाले का चांस है,
दूसरा में 5 केस है ना, 30% चांस है 10 लाख का, 20% चांस है 21 लाख का। मुन्ना इसको करो तो ये कितना होगा, 3 लाख, और ये करो इंटू 5 करना जरा। कितने लाख, 36 लाख। सबको जोड़ दो बेटा। 1,104,00,000 will be your contingent liability। ठीक है ना, चले आगे। कैसे क्वेश्चन करोगे पता है ना, पहले प्रोविजन लिखना है, फिर उसको हम थोड़ा बाद में राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा देंगे, और फिर उसके बाद बाकी चीजें करनी है। थोड़ा नॉलेज हो जाने तो 5-10 एएस का, तो एक क्लास में हम थोड़ा राइटिंग भी करवा देंगे, बड़ी क्लास करके थोड़ी राइटिंग करवा देंगे। ये पढ़ो 29 के अनुसार आपको बताना है दोस्त कि बैलेंस शीट में क्या होगा। एक हमारे पास ऑफ शोर ऑयल फील्ड है, जिसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब प्रोडक्शन खत्म होगा तो ऑयल रिंग, मतलब समुद्र में तो ऐसे बनाते हैं ना, तभी तो इसमें काम कर पाएंगे, सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। आपको रिमूव करना है, और नीचे जो सी बेड होता है ना, जिसमें खोद खोद के आपने पिलर उलर डाला है, उसको भी क्या करना है, हाँ मतलब वो सब कंक्रीट वगैरह सब निकाल लेना है, ताकि समुद्री जीव जंतु को कोई दिक्कत ना हो। 85% of the cost relating to removal and restoration and 15% ड्यू टू एक्सट्रैक्शन, मतलब तेल निकालने के चलते। बैलेंस शीट डेट को रिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है लेकिन तेल नहीं निकाला है, तो बोलो पास्ट इवेंट कौन सा है, रिंग डालना और तेल निकालना, लेकिन तेल तो अभी निकला नहीं है, केवल क्या डाला है, रिंग। तो बोलो अभी कितना प्रोविजन बनाओगे, कितने परसेंट, 85% बनाओगे या 100%। 85 इसका है और 15 इसका है, ये तो अभी हुआ नहीं है, तो पास्ट इवेंट हुई नहीं है, और जब तक पास्ट इवेंट नहीं तब तक बच्चों प्रोविजन नहीं। तो किसका प्रोविजन बनाओगे, क्या कहते हो, ठीक है। चले आगे बच्चों। गवर्नमेंट ने टैक्स में बहुत सारा चेंज किया, कंपनी को अपने बहुत सारे अकाउंटिंग प्रोफेशन को ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि वो लोग टैक्स लॉ कंप्लायंस कर सकें। और अभी तक कोई रीट्रेनिंग नहीं हुई है, बताओ प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए, क्या का प्रोविजन, कमिटमेंट तो आपने करी नहीं अभी। आपके पास जरूरी है कि कमिटमेंट का होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं, किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। आपने कहा किसी से एग्रीमेंट कर लिया हो, किसी को ठेका दे दिया हो, कोई पास्ट इवेंट हुआ तो है, लॉ में चेंज हुआ, मुझे चेंज करना, अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, ये ऑब्लिगेशन है ही नहीं। ऑब्लिगेशन है कमिटमेंट करना। रिकंस्ट्रक्शन याद है, रिकंस्ट्रक्शन में कमिटमेंट जरूरी है। आंसर देखो क्या लिखा है, चेक करो इसका आंसर। ये लिखा है ना कि अभी कमिटमेंट नहीं हुई है। इसी पे एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। इतने सारे क्वेश्चन कर लो ना, एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा। ये देखो, कंपनी बहुत साल से एक जमीन को ना प्रदूषित कर रही थी, कंटिमिनेटिंग समझते हो, है ना, प्रदूषित करना। जिसको भी हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है ना, वो डिक्शनरी देखकर अपना हिंदी लिख लिया करें, ताकि समझ जाओगे, बाद में याद भी हो जाएगा। डज नॉट क्लीन अप, क्योंकि कोई लॉ था नहीं कि क्लीन करने की जरूरत है, तो जब नहीं था तो काहे करें। जैसे आप लोग, जब तक एग्जाम नहीं आता कौन पढ़ता है जब एग्जाम का डेट अनाउंस होता है तब पढ़ते हैं, ठीक है। 31 मार्च को
वर्चुअल सर्टेन है that a law requiring a cleanup of land already contaminating will be enacted shortly। एकदम तय हो गया कि भारत सरकार एक ऐसा कानून ला रही है कि कंटेमिनेशन लॉ को क्लीन करना ही पड़ेगा। बताओ प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए? आंसर मत देखना। पास्ट इवेंट क्या है? जमीन प्रदूषित करना है या लॉ पास होना? जमीन प्रदूषित करना। आपने जमीन प्रदूषित कर दी है कि करना है? कई साल से कर दी है। कई लोगों को प्रदूषित बोलने में दिक्कत हो रही होगी, है ना? देखो, आपने कंटेमिनेशन कर दिया है कि करना है? कई साल से गंदा कर रहे हो भाई, कई साल से कर रहे हो, तो पास्ट इवेंट तो है, बस कोई लॉ नहीं था इसलिए आप बच रहे थे, और अब लॉ पक्का होने वाला है तो आपको प्रोविजन बनाना ही चाहिए। आंसर देखो यही लिखा होगा, प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। एक ये बड़ा खतरनाक है, अब की बार यही आया था। 2.3 देखो बेटा, 2.3 सेल्स वारंटी 2 साल की देते हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी की पॉलिसी है कि हम प्रोविजन फॉर वारंटी और इनवॉइस अमाउंट बनाते हैं। आप समझते हो, मोबाइल बेचा, 2 साल की गारंटी दी कि कोई खराब हो जाए तो हम ठीक कर देंगे, ऐसा होता है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कैमरा बेचा, टीवी बेचा, कुछ भी बेचा तो देते हैं लोग। एसी उसी में भी देते हैं शायद, है ना, 2 साल की वारंटी देते हैं, 3 साल की वारंटी। बाइक में भी देते हैं, कार में भी देते हैं, तो हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हमारा मेजरमेंट का तरीका, अगर वारंटी पीरियड 1 साल से कम है, मतलब ज्यादा समय बीत चुका है, तो हम 2% बनाते हैं सेल्स का। और अगर 1 साल से ज्यादा है तो हम कितना बनाते हैं? मतलब हमने टारगेट रखा हुआ है कि 1 साल, कम है तो 2%, ज्यादा है तो 3%। ठीक है बेटा जी, अब सुनो गौर से। ये डेट दे रखा है 3 इनवॉइस का। प्रोविजन 31 मार्च 18 और 19 को करना है। शुरू करें। देखो, 31 मार्च 18 के समय तो ये सेल हुआ ही नहीं था, या हो गया था? हम यहां लिखते हैं 31, और ये कब तक होगा? इस पे वारंटी बेटा कब तक होगी बताओ तो, 2 साल जोड़ के बताओ। और इसमें 2 साल जोड़ के बताओ। 25/12/2019। और हम अभी कहां खड़े हैं? मार्च। मतलब मार्च से ये कितना दिन है? 1 साल से ज्यादा है कि 1 साल से कम है? मार्च 18 से 11/2/19, 1 साल से ज्यादा है कि कम है? जल्दी बोलो। 1 साल से कम है, तो परसेंटेज क्या लोगे? नहीं समझ पाए? देखो, ये डेट है बैलेंस शीट का, और ये है एक्सपायरी। तो इस डेट से एक्सपायरी के बीच में 1 साल से कम है कि ज्यादा है? भाई 31 मार्च 19 होगा 1 साल, तो 2%। और ये 1 साल से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, मोर है, तो बोलो कितना करोगे? 3% करके बताओ कितना आ रहा है। हाउ मच टोटल? टोटल बताओ भाई, 24। अब सभी जवानों से सवाल है कि मैं इसे मिटा सकता हूं? अब मुझे बताओ, अगर 31 मार्च को बन रहा है तो ये वाला भी सेल हो गया तब तक? कब तक होगा बताओ? अब प्रोविजन कितना होगा 31 मार्च वाला, 2019 वाला?
बेटा कल नहीं रहूंगा, कल सुबह आओगे? कल सुबह मैं 10 बजे रहूंगा, 10:30 बजे। शाम में कल छुट्टी है ना टॉपर्स में। अच्छा बच्चों मैं बता दूं, 13, 14, 15 छुट्टी है, 16 तो संडे ही है, ये 3 दिन छुट्टी है। टॉपर्स में सभी स्टाफ लोग नहीं है, तो क्लास नहीं हो पाएगी। तब तक आप लोग अपना रिवीजन जो हुआ है 1 हफ्ते में उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना? वैसे भी आप भी बिजी ही रहेंगे 14 को। करिए, कैलकुलेट कीजिए। अभी मोनी मैम क्लास खत्म करके मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करें, आप घर जाएं। मैं बताऊं, देखो ये तो एक्सपायर हो गया, तो इसका तो प्रोविजन बनने की कोई जरूरत है नहीं। एक्सपायर हो गया ना बेटा, फरवरी में एक्सपायर हो तो प्रोविजन क्यों बनाएंगे अब? ऑब्लिगेशन को कोई हमारी है ही नहीं अब, उसका चाहे गाड़ी फूंक जाए चाहे कुछ भी, जो हमें क्या मतलब है। ये बताओ कितना दिन बाकी है? 31 मार्च से दिसंबर तक, लेस देन 1 ईयर, है ना? तो 2%। और ये मोर देन 1 ईयर, कितना आसान है बताओ। टोटल बताओ। 48। तो प्रोविजन कितना होगा निकल गया। लेकिन आपने कहीं पढ़ा होगा, प्रोविजन का एक रूल होता है कि अगर यहां पे 2400 है और यहां 4850 है, तो पूरा 4850 बनाने की जरूरत नहीं होती है। जितना जरूरत है वो बना ले तो चलेगा। कितना? तो पीएल में बताओ कितना जाएगा। क्या कहते हो दोस्त? अच्छा क्वेश्चन था ना। अब मैं आपको इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन दिखाता हूं, जहां तक मुझे याद है आया था। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अच्छा देख लेते हैं ना, कोई भागा थोड़ा ना जा रहा है, कहां भाग के जाएगा। अच्छा ये खुला हुआ तो है ही, यही देख लेते हैं भैया। कहाँ है बे? बंद करो, फिर से खोलने दो। कुछ भारी नहीं है बेटा, समय देना है। मैं नहीं समय दूंगा मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, आप नहीं समय देंगे आप पास नहीं करेंगे, दोनों भाई मिलके समय देंगे पक्का होगा। देखना इधर एग्जाम क्वेश्चन कहाँ है, ये है। 1 तो कुछ और है, ये भी कुछ और है, ये भी कुछ और है। देखते हैं है कि नहीं। हाँ ये रहा ना, देख रहे हो बेटा, ये पढ़ लो। पढ़ लो, मैं फिर छोटा कर दूंगा। आफ्टर सेल सर्विस है, 2 साल के लिए, देख रहे हो। कंपनी के पास पॉलिसी है कि प्रोविजन बनाओ, अगर 1 साल से कम है तो 2 की बजाय 2.5, और 1 साल से ज्यादा है तो 5। अब इतने सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, बनाना कब है? 23 और 24। एक काम करें, 24 को अभी काले बस्ते में डालते हैं, 23 पे फोकस करें। देखो बेटा 23 पे फोकस करना है ना, तो ये 2 तो काट देता हूं मैं, बोलो क्यों? ठीक है ना। अच्छा वारंटी कितने दिन की है, पढ़ा होता है ऊपर। तो अब सब भुला दो, बताओ इसमें कितना बाकी है बेटा। 2 साल जोड़ो तो इसमें
2 साल जोड़ो, 20, 2, 23, 17, 7, 23, 27, 1, 24, 1, 3, 23, 25, सॉरी बेटा सॉरी। और हम लोग हैं 31/3/2000, क्या लिखा था, 23। पहले 23 पढ़ते हैं ना, 23। बताओ ये कितना बाकी है, 1-2 महीना बाकी है, 1-2 महीना बाकी है। लेस वाला है ये कितना है, 5-6 महीना। 1 मिनट, गलती कर गए हम लोग, ये तो बाकी ही नहीं है। अरे हम तो यहां बना रहे हैं, और 20/2 को हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ये तो बाकी ही नहीं है, तो एक्सपायर्ड हो गया। तो एक्सपायर्ड को क्या बात करनी है, ठीक। चलो ये बताओ, ये कितने महीने बाकी है, 3-4 महीने। लेस कह सकते हैं, कितने परसेंट, ऊपर वाला याद है। ये कितना बाकी है, लेस कितने परसेंट, और ये कितना बाकी है, मोर कितने परसेंट। चलो कॉपी पे लिखो, और या ऐसे बताओ, छोड़ो कॉपी, कैलकुलेटर पे लिखो, बताओ कैसे कर रहे हैं, देख रहे हो ना। हाँ, 2, बेटा ये जोड़ लो, सिक्स 750। चलें आगे। शुड बी मूव फर्दर। अब इसको मिटा दूं बेटा मैं, याद रखना कहीं पे, 6750। ठीक, अब मैं ये सब मिटा देता हूं, और मैं डेट बदल देता हूं, 24। देखो 24 तक तो ये भी एक्सपायर हो गया, यस और नो, ये भी एक्सपायर हो गया। अब बस ये 3 बचे हुए हैं ना, इसको मैं हटा देता हूं। बोलो ये कितना है महीना, ये लेस वाला है, 1 साल से तो कम ही है ना। ये मोर वाला है, और ये भी मोर वाला है। ठीक कर रहे हैं, समझ भी रहे हो। 24 मार्च से अगस्त 25, 1 साल से ज्यादा है ना। चलो ये 2.5%, ये 4.5, ये 4.5, बोलो तो बेटा। हाँ जी, 1533, जोड़ दो 76। तो 2 बैलेंस शीट तो निकल गया। अब इसमें से अगर हम ओपनिंग घटा दें, जो हमने निकाला था 6750, बोलो बेटा पीएल में कितना जाएगा। अब ये क्वेश्चन केवल प्रोविजन याद करके किसी से नहीं बनेगा। प्रोविजन तो सबको पता है, प्रोविजन बनाना चाहिए, मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। मेजरमेंट वही कर पाएगा जिसने इस तरह का क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया हो। अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले से बनाया हो, तब तो ये बड़े आराम से बन जाएगा। डायरेक्ट वहां प्रयास करोगे, गलती तो होनी। इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, कंपलसरी, और वो भी बार बार, ताकि कुछ भी हरा भरा रहे। ठीक बात है कि नहीं, एकदम याद दिलाते रहो अपने दिमाग को। वो कॉमेडी वगैरह में दिखाते हैं ना, कि मान लो किसी से ब्रेकअप हो गया,
फिर भी 3 महीने बाद लड़का फिर मैसेज करता है, कैसे हो तुम। उसको पता है कि वो मूव ऑन भी हो गई है, इसके बावजूद भी याद दिलाता है कि मैं भी जिंदा हूं यार। और कई बार मामला सेट भी हो जाता है फिर से। वो मैसेज करना क्या है, सामने वाले को याद दिलाना कि मैं भी हूं, मरा नहीं हूं अभी, है कि नहीं। तो आप भी अपने दिमाग को ना, ये दिमाग आपकी गर्लफ्रेंड है, इसको बार बार पढ़ के याद दिलाओ कि भाई प्रोविजन है अभी। ठीक है ना। चल, और कोई वैरायटी तो बेटा मुझे दिख नहीं रही, बाकी आप खुद कर लेंगे। आज थोड़ा जल्दी शुरू किया था, जल्दी खत्म कर लेते हैं। लेकिन मंडे होगा सबसे इंपॉर्टेंट डेज, जिसका क्वेश्चन अब की बार आया भी था। इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा टेक्निकल है। AS15 आपने पहली बार पढ़ा होगा, उतना अच्छी तरह समझ नहीं आया होगा। तो हम लोग मंडे AS15 पढ़ेंगे और वेडनेसडे को AS27 पढ़ेंगे, सॉरी 25। ठीक है, थैंक यू।